हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट चेक कर लीजिए मैं लाइव हूँ. द ऑडियो वीडियो इज़ ऑल गुड टू गो. थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था. जस्ट बता दीजिए इफ़ आई एम लाइव एंड ऑडियो वीडियो सही है क्या. हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट चेक कर लीजिए मैं लाइव हूँ. द ऑडियो वीडियो इज़ ऑल गुड टू गो. थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था. जस्ट बता दीजिए इफ़ आई एम लाइव एंड ऑडियो वीडियो सही है क्या. या आई कैन हियर इट. So, एक सेकेंड, आई जस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. लेट्स गो. यप, लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉरी, कल मुझे छुट्टी देनी पड़ी. माई मदर इन लॉ इज़ इन द हॉस्पिटल येट नॉट डिस्चार्ज. तो जस्ट फॉर 2 or 3 days मोर आई टेक इन द इवनिंग. थोड़ा सा प्लीज़ मेरे साथ टाइम से रिलेटेड आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए 2-3 दिन, बिकॉज माई मदर इन लॉ इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड या नाउ आई एम लाइव. येस, सो माई मदर इन लॉ इज़ हॉस्पिटलाइज. आई थॉट आज डिस्चार्ज मिलेगा बट और कुछ टेस्ट बोली है. सो इसीलिए शायद कल या परसों डिस्चार्ज होगा. तो जब तक वो हॉस्पिटल में है तो मैं क्या करूँगी, मेरी मॉर्निंग में रेगुलर क्लास चल रही है तो आई विल डू दैट. फिर मैं घर आ जाऊँगी, हॉस्पिटल एक बार देख लूँगी क्या सीन है क्या नहीं. देन इवनिंग आई कैन अगेन टेक योर क्लास. ओके, यस, जस्ट चेक. अब आवाज़ ठीक है. आई थिंक यहाँ से हर्षित, मेरे यहाँ से आवाज़ फुल है, मैक्सिमम है. या फ्रॉम माई एंड द साउंड इज़ मैक्स. ओके, या लेट्स गो. Oh God, let's get started now. I just came from the hospital and then I just set it up and then let's start now. I didn't want to miss your class. I didn't want to give you a holiday. आज मुझे होली की वजह से रेगुलर बैच को छुट्टी थी तो इसलिए मॉर्निंग टाइम आई गॉट इन द हॉस्पिटल. हाँ, लेती हूँ ना, आपकी सारी क्वेरी लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर्षित, द माइक कैचेस, द माइक का फ्रीक्वेंसी काफ़ी दूर तक है. सो ऐसा नहीं है, वो बहुत दूर भी होता है ना तो हो ही जाता है वैसे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. मुझे आपको छुट्टी नहीं देनी थी क्योंकि आपकी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो एक क्वेश्चन बचा है वो कंप्लीट कर देती हूँ और फिर बचा हुआ थ्योरी कर देती हूँ. फिर अगर मुझे लगा ना जो कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए हमारे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए तो पीजीबीपी का फिर से और एक बार कब होगा, जब हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे. राइट, ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो कर लेते हैं. सो जस्ट 2 दिन, कल की भी क्लास में क्या करूँगी, इवनिंग में रखती हूँ. ऐसे ही 5 to 7 या 6 to 8 ऐसा थोड़ा हॉस्पिटल का मैं देख के रखती हूँ. चलेगा बेटा? चलो, एक क्वेश्चन बाकी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स डू इट. यस, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते बेटा. यस, प्लीज़ आप पढ़ाई करो. हाँ, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वो बहुत ज़रूरी है. यस, ठीक है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डू दैट. Mr. X, a resident individual, age 43 years, provides professional services in the field of interior decoration. His income and expenditure account for the year ended 31st March 2025 is as under. To employees' remuneration and benefits, to office and admin expenses, to general expenses, to electricity expenses, medical expenses, purchase of furniture. बेटा, कैन वी से दिस इज़ अ कैपेक्स? यस. जनरली ना मैं क्या करती हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही ना आई वुड लाइक टू रीड द लास्ट लाइन, सो आई नो मुझे क्या थिंकिंग से सवाल पढ़ना है. ये हिंट आप याद रखना. जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करते हो, क्या करते हो आप, एमसीक्यू करते हो ना, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लेना. सो यू रफली गेट एन आइडिया कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट, सो हियर लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड. कंप्यूट द टोटल इनकम बोला है and tax liability for AY 25-26 assuming that he has not opted for payment under back. तो ये भाई साहब बैक के बाहर है. ओके, इग्नोर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 है. ये 14 क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो कोई एग्जम्प्ट इनकम है, उस एग्जम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हैं वो भी एग्जम्प्ट है, उसको भी इग्नोर करना है. मैचिंग प्रिंसिपल,
इनकम इग्नोर कर रहे हो, इनकम एग्जम्प्ट है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो भी हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट कर लेंगे. सो अगर इनकम एग्जम्प्ट है, उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो भी हम क्या कर लेंगे, एग्जम्प्ट कर लेंगे. बराबर है क्या? यस. सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड. तो इसीलिए वो 14A सेक्शन बोलता है, तो वो जो है वो सेक्शन 14A बात करता है. ठीक है. यस. अब देखो यहाँ पे कंप्यूट, आपने बैक के ऑप्ट, you have not opted under back fine, so you have to calculate the income. तो अभी क्या क्या है देखते हैं. आपके ऐप पे लेक्चर नहीं शो हो रहे हिमांशु, और टेक्निकल टीम से आपको हेल्प चाहिए बेटा, मैं ज़रूर करा दूंगी. आज सिर्फ छुट्टी है. हिमांशु, कैन यू सेंड योर क्वेरी, कैन यू सेंड योर व्हाट्सएप योर क्वेरी एंड कॉल tomorrow on my office number, or just send your message there 9112114653 एंड वहाँ पे डालना मैम ने बोला है आपको ये क्वेरी भेजने के लिए. ठीक है. अब यश कपूर बोलता है मैम प्लीज़ रिप्लाई. तेरी क्वेरी ऊपर चली गई क्या? एंड में दो ना यार क्वेरी सॉल्विंग. हाँ, लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा क्या? नहीं, बैकअप मोड में ऐड हो जाएगा. रखूँगी थोड़ा टाइम. ठीक है. चलो अब सुनो. यप, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन. और क्रेडिट साइड क्या है? कंसल्टेशन. 58,80,000 है. 58,80,000. बाय इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ. पीपीएफ का इंटरेस्ट क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है. कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. सो पीपीएफ इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बाय इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, ओहो ATTTA मिलता है, याद रखना है. बाय इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशूड फॉर 3rd ईयर. तो ये री इन्वेस्ट होता है. ये इनकम भी है प्लस इसको ATC भी मिलता है. इसके दो एडजस्टमेंट्स होते हैं. ये इनकम भी है और इसके क्या मिलता है, ATC के एडजस्टमेंट भी, ATC का डिडक्शन भी मिलता है. जैसे वो री इन्वेस्ट हो जाता है ना, NSC का इंटरेस्ट हर साल नहीं मिलता है, वो NSC के इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट होते जाता है. इसीलिए उसका भी आपको क्या मिलता है, ATC डिडक्शन मिलता है. The following other information relates to financial year 24-25. Employees expenses on family planning expenses है for employees. This is revenue in nature. This is not allowed. क्योंकि ये एक्सपेंडिचर किसके लिए अलाउड होता है? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली टू कॉर्पोरेट असेसी. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली टू अ कॉर्पोरेट असेसी. बराबर है. सेम इज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक, दैट्स ओके. पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ रुपीज़ है ये 25,000 per month to sister-in-law. Now sister-in-law of Mr. Samar, who was in charge of the accounts and receivable departments. However, in comparison to similar profile, the reasonable salary at the market rates is 20,000 per month. So let me tell you, ये relative नहीं है, या आपको दिस इज़ नॉट रिलेटिव. सिस्टर इन लॉ डजंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. सो इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. देयर विल बी नो एडजस्टमेंट. तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी एडजस्टमेंट आप नहीं करोगे. आगे, अमाउंट रिसीव बाय मिस्टर समर एज एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF फॉर द मंथ ऑफ February 25 वॉज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट. Now this is amount received by as employees contribution. Employees contribution जो होता है, अगर वो ड्यू डेट के बाद भरा तो वो डिसअलाउ हो जाता है, आपका इनकम ट्रीट किया जाता है. सो दिस अमाउंट हैज़ टू बी डिसअलाउड, मीन्स ट्रीटेड एज योर इनकम. यस. मेडिकल, अगेन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन. जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ द फंड, और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री है इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये देखो, ये वही एडजस्टमेंट आ गया वो मेडिकल ATD का. सो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ 80,000 एज अपियरिंग इनकम एक्सपेंडिचर वॉज एक्सपेंस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फादर ऑफ समर. ही इज 72. सो फादर इज सीनियर सिटीजन. ओके. ही वॉज नॉट कवर्ड बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. परफेक्ट. द सेट पेमेंट वॉज मेड थ्रू अकाउंट पे चेक. परफेक्ट. सो अप टू 50,000 यू कैन क्लेम ATD. तो ATD किसके लिए मिलता है? ATD यू गेट इट फॉर सीनियर सिटीजन्स जिनकी कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है, और आप 50,000 तक वो क्लेम कर सकते हो. रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएबल असेट्स एज ऑन 1st April 23 वर एज फॉलोज. प्रोफेशनल बुक्स है 90,000 के, तो बुक्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 40%. कंप्यूटर्स पे भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 40%. New furniture as appearing the income expenditure was purchased on 31st August 24, put to use on the same day.
द परचेज वॉज मेड लाइक दिस, 18,000 इन कैश। ओहो ओहो ओहो, ये कैश में है, सो इस पर नो डेप्रीसिएशन। 10,000 तक ही कैश में खर्चा करना अलाउड होता है। वैसे ही फिक्स असेट्स में भी अगर 10,000 से ऊपर कैश में खर्चा किया, देन वो जो कैश में खर्चा किया ना, जैसे इस केस में 18,000, इट बिकम्स नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन, इट बिकम्स नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन। 19,000 अकाउंट पे चेक, ये ठीक है। 11,000 पेड इन कैश टू अ ट्रांसपोर्टर। ओहो ओहो ओहो, इसको देंगे स्टार पॉइंट्स। इसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, इसके ऊपर भी नहीं लेंगे, इसके ऊपर भी नहीं लेंगे। फिर आप बोलोगे मैम ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया तो 35 का लिमिट है। बेटा लेकिन वो कौन से सेक्शन में, वो जो सेक्शन है 48(3), इट सेज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ 10,000 should be by ECS mode, should be by account pay check, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ECS मोड में करना चाहिए। लेकिन ये किस चीज़ का पेमेंट है, किसी खर्चे का। ये खर्चा नहीं है, ये कैपेक्स है। खर्चा बोला तो रेवेन्यू है, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, इस सेक्शन में एक्सेप्शन है कि अगर हम यस 24 कर देंगे, यस रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 24 कर देंगे। यस ना, अगर हम पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें एक्सेप्शन है कि हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं टू ट्रांसपोर्टर, देन इट हैज़ अ लिमिट ऑफ 35,000। बट नाउ दिस इज फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के लिए अलग सेक्शन है, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन एंड दैट सेपरेट सेक्शन इज 43(1). इट टॉक्स अबाउट क्या होगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट जिस पे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो ये सेक्शन बोलता है कि 10,000 के ऊपर कैश में अलाउड ही नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर को करो या किसी को भी करो, यहाँ वो एक्सेप्शन नहीं है। तो इसीलिए चाहे आपने ट्रांसपोर्टर को 11,000 किया, वो भी एलिजिबल नहीं होगा, वो भी एलिजिबल नहीं होगा, इस पर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मिस्टर एक्स परचेज अ कार ऑन 2 April 23 फॉर ₹335 फॉर पर्सनल यूज। हाउएवर ऑन 30 April 24 ही bought द कार in the profession use. The fair market value of the car was 250. I don't care about the fair market value. मैंने ये लिखवा के दिए, इसलिए मैं आपको लिखवा के देती हूँ। मैंने जो जो एडजस्टमेंट्स लिखवा के दिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। और चैप्टर तो पीजीबीपी का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पीजीबीपी का चैप्टर तो कितना इंपॉर्टेंट है। आज अटेंडेंस कितना कम है, आज लाइव कितने बच्चों ने एडमिशन लाइव के लिए लिया और अटेंडेंस कितना कम है। हाउ डू यू डू दिस? हाँ, सो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो आपको ये क्या वैल्यू पे इंट्रोड्यूस करना है, ओरिजिनल कॉस्ट, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बराबर? हाँ, ये पॉइंट है, मैं नोट्स में लिखवा के दूंगी ना। यस, लिखवा के देती हूँ। अब यस, सो नाउ मोटा मोटी क्वेश्चन पढ़ के हो गया है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओह, होली है ना, राइट। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली। नहीं, मुझे ध्यान में है, बट हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन है तो थोड़ा इसलिए, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ये यूट्यूब पे नहीं रहेगा बेटा, ये अनलिस्टेड है लेक्चर, ऐप पे आ जाएगा लेक्चर कल। आज स्टाफ नहीं है ना, उनकी भी छुट्टी थी, इसलिए ऐप पे लेक्चर आ जाएगा बेटा। लेकिन एक सेकंड रुको, मेरे क्वेश्चन कहाँ गया, लेट्स राइट डाउन। चल करते हैं सॉल्व। रेडी हो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस, एक मिनट, मुझे जस्ट क्वेश्चन देखती हूँ फिर मैं। हाँ, पुणे में होली सेलिब्रेशंस होती है ना, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है।
चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉम्प्यूटेशन ऑफ क्या पूछा, इनकम या टैक्स लायबिलिटी. कॉम्प्यूटेशन ऑफ क्या, आउट ऑफ 115 बैक. चलो समर वाला क्वेश्चन है ना, लेट्स स्टार्ट. सो आउट ऑफ 115 बैक कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पूछा है एंड टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी लिख देते हैं. चलो आउट ऑफ 115 बैक क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है. देयर इज पीजीबीपी, राइट, एंड कैन वी से वी कैन गो फॉर पीजीबीपी है, बैक नहीं है, तो हम लोग तो डिडक्शंस तो जैसे है वैसे ले ही सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी. येस. सो लेट्स स्टार्ट. एनीथिंग फैक्ट्स में लिखना होगा तो 2 लाइन छोड़ देंगे. यहाँ पे लिखते हैं देयर इज पीजीबीपी, आईओएस है, देयर इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग, नेशनल सर्ट एनएससी का जो भी इंटरेस्ट है वो भी आएगा बेटा. सो देयर इज आईओएस एंड देयर इज पीजीबीपी. सो मेरे हिसाब से ये 2 ही हेड्स है, करेक्ट. सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट पीजीबीपी, यहाँ पे लिखते हैं नोट 1. आईओएस अगर आपकी इच्छा होगी तो हम यहीं पर कर लेंगे. आईओएस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सो वी कैन जस्ट लीव 3-4 लाइन्स फॉर आईओएस एंड ऑलवेज लीव अ लिटिल स्पेस. अगर कोई हेड छूट गया होगा तो यहाँ आएगा आपका जीटीआई. लीव सम स्पेस फॉर चैप्टर 6A डिडक्शंस. फिर NTI and then leave space for tax calculation, right. So let's start with PGBP. एक एक करके आराम से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, पहले PGBP, करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. नेट प्रॉफिट है. एक क्वेश्चन हमने किया रिसीट पेमेंट वाला, ये वैसा नहीं है. यहाँ पे तो आपको खर्चे भी दिए हुए हैं और इनकम, खर्चा, NP सब दिया हुआ है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर PNL. So note 1 PGBP. Net profit as per PNL is 39,43,000. Will be a little fast. Employees remuneration and benefit. चलो employees remuneration and benefit में कोई एडजस्टमेंट है कि आपको बताना है, मुझे फटाफट बताना है. Employees remuneration 13,66,000 में is there any no. Is there any adjustment? Adjustment number 1. हाँ, the expense of employees remuneration benefit includes family planning. So let's write down add first point, family planning expenses not allowed. Family planning expenses disallowed. Q because they are allowed only for, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगी, allowed only for corporate assessee. थोड़ा सा यहाँ पे लैग होता है आपके और मेरे मैसेजेस में, तो मैं जैसे ही पूछती हूँ आगे आगे आप फटाफट यहाँ पे अच्छे से मैसेजेस देना तो मैं चेक कर पाऊँगी. ओनली फॉर कॉर्पोरेट असेसी. सो 20,000 जो है हम ऐड करेंगे. दूसरा पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ, इट्स अनरीजनेबल. इसका कुछ नहीं करना है बिकॉज 48(2) जो रिलेटिव वाला सेक्शन है उसके हिसाब से सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं है, तो उसका कुछ नहीं करेंगे. आगे जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट नंबर 4. General expenses as appearing in income and expenditure includes a sum of 25,000 paid to Miss Angeline on 5th January 25 as commission for securing work from new clients. The payment was made to her without deducting any TDS. ये है क्या, हमारे भी क्वेश्चन में है क्या, नहीं है.
अलग क्वेश्चन है क्या हमारा? हाँ, और सम ऑफ 25,000, फोर्थ वन. मिस एंजेलिन ऑन 5th Jan 2025 एज कमीशन विदाउट डिडक्टिंग TDS. तो फॉर कमीशन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000. नाउ शुड यू डिडक्ट TDS? वहाँ पे ना एक सेंटेंस दिया है, ये देखो ये वाला. यहाँ पे दिया है द ग्रॉस प्रोफेशनल रिसीट्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर PY 23-24 वॉज 52 lakhs. नाउ इंडिविजुअल एंड HUF में अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है बिजनेस के केस में, और प्रोफेशनल में आपकी रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS. तो इनको इस साल TDS है या नहीं ये डिपेंड करता है आपके लास्ट ईयर के टर्नओवर पे. ठीक है, तो 1 मिनट, मैं ना एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट बना रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे लिखने दीजिए दैट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF इफ़ लास्ट PY, मतलब मैं जनरली इसको PPY बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर PPY, ओके, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज लेस देन 1 CR इंटू ब्रैकेट बिजनेस का, या ऑब्लिक 50 lakhs फॉर प्रोफेशन, देन इन current year TDS is applicable. तो ये कमीशन पे क्या TDS एप्लीकेबल होगा? हाँ, ये मैं लिस्ट बना रही हूँ, कुछ जैसे ऐसे सिखा रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, राइट. सो ये मैं लिस्ट बनाती जा रही हूँ. तो ये आपको TDS ऑफकोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. तो आपने अगर बिना TDS के पेमेंट किया है तो फिर 30% डिसअलाउ हो जाएगा. ओके, सो लेट्स राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट. 30% ऑफ 25,000 disallowed. 40 small a. Can you tell me how much is 30% coming to? Can you just tell me how much is 30% coming to? थर्ड पॉइंट. आगे जाएंगे, उसके आगे देखेंगे 6 और ये 7,500 होगा, है ना. आपको थोड़ा सा अहेड रहना है तो मैं आंसर ले पाऊंगी. मेडिकल एक्सपेंसेस, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस हो गया, हाँ हो गया. जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या है मैम? मेडिकल एक्सपेंसेस. मेडिकल एक्सपेंसेस में भी एक एडजस्टमेंट है. मेडिकल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है विच सेज थर्ड वन कि 80,000 एज अपेयरिंग इन द इनकम एक्सपेंडिचर वॉज एक्सपेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फादर. तो फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपने किया तो ये डिसअलाउ हो जाएगा. सो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ फादर बीइंग पर्सनल. सो 80,000, उसके लिए हम 80D लेंगे, ये मैंने डिस्कस कर दिया है. तो यहाँ पे आप लिख दो वरना आप भूल जाओगे. सो 80D कैसे होता है? जितना मेडिकल खर्चा है वो, या 50,000 की लिमिट होती है सीनियर सिटीजन के लिए, विच एवर इज़ लोअर, तो आप 50,000 ले सकते हो. एंड कैन वी क्लेम 80D? येस, बिकॉज SSC हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 बैक. आगे जाएंगे. वॉइस सबको लो लग रहा है क्या? सो 80D कैसा होता है? जितना मेडिकल खर्चा अच्छा है, मैं मोबाइल पे सुन रही हूँ ना. बट मैम यहाँ तो 50 लाख से ऊपर है ना. हाँ, 50 लाख से ऊपर है इसीलिए उसको TDS प्रोविज़न एप्लीकेबल है ना. 50 लाख से ऊपर है इसीलिए तो TDS प्रोविज़न एप्लीकेबल है ना. TDS प्रोविज़न टू इंडिविजुअल एंड HUF इज एप्लीकेबल इफ लास्ट ईयर्स टर्नओवर एक्सीड करेगा तो ही एप्लीकेबल होगा. हाँ, टर्नओवर इज लेस देन in the current year, then TDS is not applicable. इसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो गई. देन TDS इज नॉट एप्लीकेबल. एप्लीकेबल कब होता है? जब मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 CR या 50 लाख से ऊपर है तो मुझे TDS करंट ईयर में एप्लीकेबल है. करंट ईयर में TDS एप्लीकेबल है क्योंकि मेरा रिसीट जो है 52 लाख से, बराबर. बेटा मेरे यहाँ से मैक्सिमम है, ये यूट्यूब पे है ना बेटा,
फ्रॉम माई एंड इट्स मैक्स है, सबसे हाईएस्ट है मेरे यहाँ वॉल्यूम, मेरे यहाँ हाईएस्ट है बेटा वॉल्यूम। और किसी को प्रॉब्लम है क्या? वॉल्यूम ओके है, वॉल्यूम इज ओके, वॉल्यूम ओके है तो वॉल्यूम ओके है ऐसा बोलो। यस नो बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर, सो परचेज ऑफ फर्नीचर इज नॉट अलाउड। सो कैपेक्स पूरा 48,000 आपको डिसअलाउ करना है, उस पर डेप्रिसिएशन लेना है। ओके है ना वॉल्यूम? ठीक है, थैंक यू, वॉल्यूम ओके है, फाइन। ये डिसअलाउ होगा कैपेक्स, इस पे डेप्रिसिएशन लेना है तो हम ले लेंगे। 5th पॉइंट, डेप्रिसिएशन 90,000, तो वील हैव टू डू डेप्रिसिएशन का वर्किंग, राइट। सो दे आर सेइंग द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स एज ऑन 1st April 24 इज एज फॉलोज, तो वी हैव टू टेक इट, राइट। सो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं। सो 1 सेकेंड ना, डेप्रिसिएशन आई कीप इट, यहाँ पे कर लूँ क्या? ठीक है चलो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इन पीएनएल, पीएनएल का जितना डेप्रिसिएशन होता है ना, पहले हम उसको क्या कर देते हैं पता है कि ऐड कर देते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। नाउ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स में देखो, फर्नीचर 48 है, फर्स्ट थिंग तो फर्नीचर ये अगस्त में ख़रीदा था, इसमें एडजस्टमेंट नंबर फर्नीचर का 6 है कि 18,000 कैश में पेड किया, क्योंकि ये कैश में है तो ये डैश हो जाएगा। उसके बाद 19,000 इज़ पेड बाय अकाउंट पे चेक, तो ये मिल जाएगा। इसका कॉस्ट अमाउंट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या है? अमाउंट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ लेते सारी एडजस्टमेंट्स लेते हैं। हाँ जो भी एडजस्टमेंट्स होगी आपने बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ सो अकाउंट पे चेक से 19,000 है, उसके बाद आपने 11,000 जो है वो कैश में पेड किया है। सो टोटल कितना आ रहा है? क्या ये 48 आ रहा है क्या? 18 प्लस 19 प्लस 11, 48 आ रहा है। या सो टोटल इज़ 48, बट वॉट विल बी एलिजिबल इज़ ओनली 19, एंड अगस्त में लिया तो 10% मतलब डेप्रिसिएशन आएगा 1,900, तो ये डेप्रिसिएशन 1,900 है फर्नीचर का। अब डेप्रिसिएशन इसके बाद किस पे है? वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 5, जहाँ पे आपने ईयर चेंज करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 1st April 24, द प्रोफेशनल बुक्स के ऊपर का जो डेप्रिसिएशन आएगा, बुक्स के ऊपर इट इज़ 90,000 का 40% लेंगे। सो आप बताओगे मुझे, 9 6 36, सो 36,000, फिर कंप्यूटर 35,000, उस पर 40% म्हणजे 12 और 5 2 14 आएगा क्या बेटा? प्लीज़ मेरा कैलकुलेशंस आप चेक कर दो प्लीज़। और फिर कार के लिए एडजस्टमेंट नंबर 7, फिर आएगा कार। तो ये देखो, ये मैंने बुक्स लिया, कंप्यूटर लिया, और अब कार को हमें बुक्स में इंट्रोड्यूस करना है ऑन 2nd April 24 मैंने ख़रीदा 2nd April 23 में, बट इट वॉज ऑन 30th April 24 इट वॉज ब्रॉट इन टू प्रोफेशन, सो फुल ईयर ही है, एंड आई हैड परचेज फॉर 335, सो बट दिस कार 335 पे आपको 15% लेना है ओरिजिनल कॉस्ट। चलो, सो कैन यू टेल मी, एंड देन कैन यू टेल मी द टोटल ऑफ दिस 1 2 3 और ये 4। सो इन सब का टोटल 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे मुझे सारे अमाउंट्स चाहिए। चलो फटाफट बताओ। यप, यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी एंड टेल मी फास्ट। वेरी गुड आंसर्स, आई लाइक द स्पीड, गुड जॉब। सो ये है। नाउ इसका एडजस्टमेंट्स देखते कैसे होगा।
जितना पीएनएल में है उसको ऐड करो पहले, जितना डेबिटेड है पहले ऐड करो पीएनएल में, एंड देन जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको लेस करेंगे. सो दैट्स माइनस 1,02,150. सो कैन यू टेल मी द नेट इम्पैक्ट ऑफ दिस बेटा? कैन यू प्लीज टेल मी द नेट इम्पैक्ट ऑफ दिस? सो 1,02,150 माइनस 90,000, 12,150. यप. सो ये माइनस करना है. सो ऐड के लिए लीव सम स्पेस एंड देन से लेस डेप्रिसिएशन. फर्स्ट पॉइंट 90,000 माइनस 1,01,250. करेक्ट लिखा क्या मैंने? एंड रेफर नोट 1A. तो ये जो है ये जो है ये नोट 1A है, और मैं इसी को बोल दूंगी नोट 1A. करेक्ट है? चलो, डेप्रिसिएशन हो गया. अब अगले आइटम को देखते क्या है. हो डेप्रिसिएशन हो गया. एक्सेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. क्रेडिट साइड कंसल्टेंसी चार्जेस. बेटा कंसल्टेंसी चार्जेस आर 58,80,000. 58,80,000 है मैम. ये आ सकता है क्या प्रिजम्पटिव? देखो प्रिजम्पटिव इज अप टू 50 lakhs, समटाइम्स 75 lakhs. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि, एंड ये क्वेश्चन पुराने, तब 75 lakhs की लिमिट भी नहीं थी. और प्लस उन्होंने नहीं तो एग्जाम में देना चाहिए कि जो रिसीट्स है आर विद इन 5% ऑफ कैश रिसीट्स वगैरह वगैरह, देन द लिमिट वुड हैव बिकम 75 lakhs. ओके ना. इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम्प्ट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ यहाँ से लेस करेंगे, कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे. सो एक मिनट में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में लिख के लेती हूँ. 8th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जम्प्ट. किसी को साथ साइमल्टेनियसली लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हो. इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. उसके बाद आप लिखो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी हैज़ 2 treatments. One, taxed under iOS. Are you all understanding? And it is eligible for ATC deduction because it is like investment. क्यों? आप इन्वेस्ट करोगे तो एटीसी मिलेगा, तो ये इन्वेस्ट ही हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है ना. एफडी के मैच्योरिटी के साथ इंटरेस्ट मिलने वाला है, वैसे ही एनएससी के मैच्योरिटी के साथ 8 साल के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है, तब तक तो इन्वेस्टेड ही है. सो बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड, इट इज री इन्वेस्टेड बोलते हैं, बिकॉज इट इज री इन्वेस्टेड इन एनएससी. ठीक है. तो ये नोट्स यहाँ पे भी लिखोगे आप आपके एग्जाम्पल्स के नीचे भी लिखते जाओगे ये नोट्स, राइट. सो यहाँ से पहले मैं लेस करूँगी इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ. ओ माय गॉड, मैं इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इसलिए लेस करूँगी क्योंकि ये एग्जम्प्ट है. यहाँ मुझे अमाउंट कितना है बताना तो मैं भूल, 12,150. ओके, दिस इज एग्जम्प्ट. एंड थर्ड, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, ये आईओएस में जाएगा, टू बी टैक्स्ड अंडर आईओएस. तो ये है 21,000. फिर 4th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, दैट्स 20,000. तुरंत हम ये दोनों iOS में डाल देते 21 and 20. सो iOS में लिख देते इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स 21 एंड इंटरेस्ट ऑन NSC, ओ ये 20 है और इंटरेस्ट ऑन NSC 21 है.
तुरंत मैं ATC ले लेती हूँ. ATC इंटरेस्ट ऑन NSC एंड ATTTA interest on savings or 10,000 whichever is lower. So ये आपको मिलेगा 10,000. Is that clear? Yes. तो उसके बाद ये सारा डेबिट क्रेडिट हो गया. एडजस्टमेंट्स देखते कौन सी बची है. एडजस्टमेंट्स मैं स्क्रीन पर ही देख लेती हूँ यहीं पे. एडजस्टमेंट नंबर 1 इज़ ओवर. 2 रह गया मेरा. अमाउंट रिसीव बाय मिस्टर समर एज एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ दिस 10,000 वॉज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट अंडर द रेलेवेंट एक्ट टू EPF. तो ये जो है ये 10,000 इनकम में आएगा, ऐड में हो जाएगा. फिर मैं उसकी एडजस्टमेंट भी आपको लिख के देती हूँ. पहले यहाँ पे ऐड में आ जाएगा एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्री कलेक्टेड आफ्टर deposited after due date. Deposited after due date of fund. Yes, that's 10,000. And then let's look at the other adjustment. Are you all understanding? I hope you all are understanding. बताओ तो ज़रा. 3rd हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th. X मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख इन PPF बराबर. तो 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हम ATC ले ही सकते हैं. ओ माय गॉड. तो लिमिट के अंदर है यहाँ पे 21 प्लस ATC PPF का 1 लाख. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1.5 लाख की लिमिट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें आगे जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. झेप रहा है ना. सिक्स की 11,000 की नोट लिखवाइए. हाँ लिखवाती हूँ ना. अपना आंसर मैच हो रहा है क्या. लेकिन ये मॉड्यूल कहाँ का आंसर है. ये RTP MTP में पूछा गया ना ये शायद किसी. देखते हैं. आगे एनीथिंग एल्स लेफ्ट आउट. नो आई थिंक ऑल आर डन. वाओ. तो लेट्स कंप्लीट इट नाउ. चलो ऐड लेस की टोटल कर दो. PGBP बता दो आप लोग ही मुझे. चलो ये है आपका आंसर. ये ऐड की टोटल, फिर ये लेस की टोटल बता दो. चलो और मुझे आप फटाफट से PGBP बता दो. क्या बात है आदित्य. 39 95 नहीं. आदित्य ने गैप हो गया. आदित्य बोलो जल्दी. 39 lakhs. ऐड की टोटल इज 165,500. ओके. एंड आदित्य इज सेइंग मैम इट्स 39 lakhs 39,95. मेहुल का अलग क्यों आ रहा है. 350. मेहुल जस्ट चेक. मेहुल कैन यू जस्ट चेक. मेहुल कैन यू जस्ट चेक. सो ये 39,95,350. 39,95. एक्चुअली जब ऐसा होता है ना iOS आपने ऐसे अंदर इनर कॉलम में लिखना चाहिए,
फिर उसको आउटर कॉलम में, नहीं तो इधर एक बॉक्स बना दो, सो प्रेजेंटेशन थोड़ा नीट हो जाएगा. सो दिस इज 41,000. सो योर GTI इज हाउ मच? So your GTI is how much? And get me the NTI and let's do the tax as per the normal working. एकदा आईला फोन कर. हेलो. हाँ, तो आप बता दीजिए मुझे GTI और NTI, और फटाफट आपको टैक्स कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से करना है. सो योर GTI इज़ 40,36,350, करेक्ट है. योर NTI इज़ कमिंग टू 38,55,350, करेक्ट है. क्या बात है. अब हम निकालेंगे टैक्स. अब जो इस पर टैक्स निकलेगा ना बेटा, ये नॉर्मल से निकलेगा, असेसी जो है वो बैक नहीं ले रहा. 38,55,350 पे आपको टैक्स निकालना है. सो हियर विल राइट डाउन. इस स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है. कौन से स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं? अमेंडमेंट हुआ है 115 बैक में, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, राइट. सो यू नो अप टू 10 lakhs assessee is a normal assessee, तो it is 1,12,500. and above that इस पे 30% आएगा, एंड दैट इज 8 लाख. हाँ, तो इसकी जो टोटल आएगी इट कम्स टू हाउ मच? फटाफट से टैक्स निकाल के बताओ. राइट डाउन द टैक्स. राइट डाउन हियर 4% HEC. हाँ आता 4% HEC. सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज कम्स ओनली अबाउ 50 lakhs. So what you get is the tax liability. Are we getting this? Come on, tax liability has to be rounded off under section 288B. NTI is rounded off under 288A. Tax liability is rounded off under 288B. Oh my god. So are you all getting the answer? Just check. So we have completed all the questions of PGBP. So the tax here is 9,69,105. Is that okay? So 9,69,105 बेटा जी. ये ओ 105 लिखना था. Oh my god. 4% HEC is 38,764. So then that comes to 10,07,869. So that's 10,07,870 after rounding it off. Oh my god. कैसे रे तुम बोलते हो वॉइस बढ़ाओ? कहाँ से? वॉइस मैक्सिमम है मेरे यहाँ से बेटा. NTI का टोटल फिर से चेक करो. नहीं आ रहा है NTI. 38,55,350. नो, दिस इज़ द NTI. खुशबू, प्लीज़ खुशबू को एक बार बता दीजिए NTI यही है कि नहीं है. बेटा माइक मेरे यहाँ से मैक्स है, मैक्स वॉल्यूम मैक्सिमम है. बेटा तू देख ले, ये देख, ये प्लस 41,000 ही करना है ना. अच्छा, यहाँ पे नोट्स क्या क्या आएंगे आपकी नोट्स क्या आनी चाहिए यहाँ पे? आपने एग्जाम में क्या लिखना चाहिए? पहला, इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जम्ड. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन NSC जो एक्रूड होता है.
is eligible for ATC, and fixed assets में if payments are done, if payments about 10,000 is done in cash, then not eligible for depreciation. ये जो सेक्शन है ना अंडर सेक्शन 43(1), ये एक अलग सेक्शन है, और जो कैश का 10,000 है ना, वो जो खर्चे का एक्सपेंसेस है 10,000 का, वो 48(3) है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शंस है। बराबर है? बराबर है क्या? बता दो ज़रा, अरे बता दो ज़रा, बता दो ज़रा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना यार। नहीं है तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ पे ये नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च वाला खर्चा एडजस्टमेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे करना है, राइट। एंड थोड़ा सा जो थ्योरी बचा है वो कंप्लीट कर देती हूँ, तो डोंट वरी मैम। साइंटिफिक रिसर्च का एक्सप्लेन कर देती हूँ, नोट करके लेते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पे जो है मेरे सारे आपके 9 क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए। इसका अगर आपको लगा तो मैं PDF शेयर करती हूँ। और कौन सी चीज़ पे आपको नोट चाहिए? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई थिंक वी हैव कवर्ड इट वेरी केयरफुली। हाँ, एक मुझे ना आप इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में लिखना है। ये देखो, PGBP के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड्स, इस फंड्स में 2 लोगों के कंट्रीब्यूशन होते हैं। देयर इज एम्प्लॉईज कंट्री एंड देयर इज एम्प्लॉयर्स कंट्री। एम्प्लॉयर्स कंट्री का ट्रीटमेंट ये होता है कि क्या होना चाहिए बताओ? एम्प्लॉयर्स कंट्री इज कवर्ड अंडर 43(b). इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ द फंड। नो, इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ द ITR. So this is covered under 43(b). that is country should be paid within due date of ITR. आज 43(b) भी एक्सप्लेन करती हूँ, जो भी बचा हुआ होगा, ऐसे कोई घाई नहीं है। एक और चीज़ आपसे ये बोलनी थी, मैंने एक सफलता सीरीज़ लॉन्च की है जहाँ पे ना मैं थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपके मैं थ्योरी वाला पार्ट यूट्यूब पे लूँगी। थ्योरी और कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ना वो बात ही नहीं है हमारी इस प्रैक्टिस बैच का। प्रैक्टिस बैच का मेन इंटेंशन क्या है? रिवीजन लेक्चर्स, थ्योरी ये तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल ही जाते, बट प्रैक्टिस बैच का इंटेंशन ये है कि ये सारी प्रैक्टिस करवाना। और देखो, प्रैक्टिस के साथ में कैसे हम एडजस्टमेंट्स की लिस्ट लिख रहे हैं, तो मेन हमारा इंटेंशन प्रैक्टिस बैच का क्या है कि हम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। तो मैं क्या करूँगी, आपके साथ जो लेक्चर है वो लूँगी ही, और कभी कभी शाम को यूट्यूब पे लाइव ले लूँगी। आपका भी वही होने वाला है। तो आप जैसे iOS का रिवीजन मैं लाइव लेने वाली हूँ, तो मैं वो यूट्यूब पे लाइव लूँगी। तो आप मेरे साथ रिवीजन करोगे, iOS का थ्योरी पढ़ के लोगे, नोट्स बना के लोगे, और फिर मैं अगले दिन iOS का आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगी। तो इस तरीके से मुझे जो है आपके साथ में रिवीजन करने की, तो क्या होगा, मतलब टाइम भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। 1 घंटा, 1.5-2 घंटा, जो भी टाइम मुझे वो चैप्टर का रिवीजन लगेगा मैं यूट्यूब पे लूँगी, और फिर मैं जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ अगले दिन आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स कंप्लीट करते जाते हैं, हम लोग नोटिंग्स भी करते जाएंगे, क्या बचा है, कौन सी अलग एडजस्टमेंट है, आखिरी में और कंबाइंड क्वेश्चन और भी कुछ करना होगा तो मैं करती जाऊँगी। सो आर वी ऑल ओके विथ इट? तो क्या हो जाएगा, मेरी सफलता सीरीज़ जो है वो हो जाएगी, जहाँ पे मुझे चैप्टर वाइज रिवीजन लेना है। वहाँ पे मैं सिर्फ यूट्यूब पे लाइव क्या लूँगी, सिर्फ रिवीजन थ्योरी पार्ट, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स में आपके साथ ऐप पर करूँगी। बराबर है? ओके है क्या? गिव मी अ थम्स अप। यस। नाउ
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक कवर्ड अंडर 43B, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR, और दूसरा द फंड मस्ट बी अप्रूव्ड, देन इट इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर। द फंड शुड बी, सब लोग येस मैम बोलो, द फंड शुड बी। सिर्फ मेरा टाइमिंग का ज़रा हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से मैं वो सफलता सीरीज़ का शेड्यूल नहीं अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ हैंड रिटन नोट्स करके आप फटाफट थ्योरी ना हम लोग शाम को करते जाएंगे और फिर हम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। मैम सिस्टर इन लॉ नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन रिलेटिव का नोट लिखना बाकी है। हाँ लिख सकते ना, इसके लिखते ना बेटा। द फंड शुड बी अप्रूव्ड और रिकग्नाइज होना चाहिए या स्टैट्यूटरी होना चाहिए। आपको रिवीजन चैप्टर वाइज तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, इसीलिए इस बैच का नाम ही प्रैक्टिस बैच है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के कॉन्ट्री के लिए क्या होता है, इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट, शुड बी डिपॉजिटेड इन द फंड ऑन, और हम बोलेंगे विद इन, ऑन और बिफोर भी ठीक है, विद इन ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। बराबर है। मार्क PDF ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूँ क्या? ठीक है, करती हूँ। सॉल्यूशंस भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो सॉल्यूशंस शेयर करने से आपका कुछ छूट गया होगा तो हो जाएगा, करेक्ट है। यस तो अब देखो यहाँ पे जो है PGBP के क्वेश्चंस में क्या मार्क करने का, लिखने का रह गया था। हाँ 4th पॉइंट, सिस्टर इन लॉ is not relative under section 40A3 48(2). बरोबर है का? बरोबर है। और कुछ रह गया, और कोई भी आपको और एडिशनल नोट्स लिखने आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अब एडिशनल कुछ मुझे एडजस्टमेंट बतानी है, 1 मिनट उसके, हाँ बता ही देती हूँ, अब सुनना। हाँ 1 मिनट मैं आपको, हाँ मौशिया दो मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मार्क कर लो, फिर मैं एक 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, ओके। तो ये है एडिशनल क्वेश्चन। अब ये जो एडिशनल क्वेश्चन है मुझे इसके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है। अब देखो एडिशनल क्वेश्चन ऑब्लिक एडजस्टमेंट बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे PNL में दिया है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये डेबिट किया है हमने, क्या किया बेटू, हमने डेबिट किया है। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना डेबिट किया है हमने, 50,000। नीचे एडजस्टमेंट है, डोनेशन इज टू अप्रूव्ड, डोनेशन इज टू एंड अप्रूव्ड कॉलेज फॉर research not relating to business। ये एडिशनल क्वेश्चन और एडजस्टमेंट 1, फिर इसका मुझे आंसर चाहिए। अब रुको मैं और एक देती हूँ आपको, एडजस्टमेंट नंबर 2 PNL में expenses on scientific research, ₹1,00,000। एडजस्टमेंट नीचे एडजस्टमेंट दिया है, 1,00,000 इंक्लूड्स, हाँ 1,00,000 इज फॉर, या ऐसे बोलेंगे रिसर्च इज रिलेटेड टू बिजनेस, ये 1। दूसरा
50,000 cost of plant and machinery for scientific research not recorded in P&L. इसका आंसर इफेक्ट क्या दोगे आप? तो ये 2 है, तो ये है एक, जल्दी से पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो, क्लिक, सेकंड का ले लो, क्लिक। सो 2 मिनट में ब्रेक दे रही हूँ, तब तक आप ये सॉल्व करके मुझे बता दीजिए। Yes, so I'm back. Let's get started. चलो, कर लिया क्या आपने? अब देखो यहाँ पे क्या है. ओके, सो दिस इज़ वन एडजस्टमेंट. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अरे आई एम बैक. तुम लोग हो ना? अरे तुम लोग हो ना कि मैं अकेले बड़बड़ कर रही हूँ? क्या रे?
अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, जब भी हम पीएनएल करते हैं, अब ध्यान से सुन के लेना पीजीबीपी का एक बात, ठीक है? जब भी हम पीएनएल करते हैं, पीएनएल में क्या होता है, वी स्टार्ट विथ, यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट दिया जाता है, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरफ ये डेबिट साइड है पीएनएल का और ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड का मतलब क्या है कि ये खर्चा ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, डेबिट कर दिया है, अकाउंटेंट ने पीएनएल बनाया। पता है जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, हमारा काम अकाउंटिंग पीएनएल बनाना नहीं होता, हमारा काम है सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन करना। ओके, सो व्हाट इज आवर जॉब? जस्ट टू डू द टैक्स कैलकुलेशन। ऑलराइट, यस। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा काम सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन करना है। ओहो ओहो ओहो, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं। तो पहला स्टेप, यू हैव टू थिंक इन 3 स्टेप्स। आपको कितनी स्टेप्स में थिंक करना है? 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट एज पर इनकम टैक्स। सो व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च से? ट्रीटमेंट एज पर इनकम टैक्स। अब मुझे बोलो इनकम टैक्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक सेकेंड। इनकम टैक्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट क्या है? दैट दिस डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इवन इफ इट इज़ नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस इट इज़ स्टिल अलावेबल एक्सपेंडिचर। बिकॉज जब आप डोनेशन देते हो, वो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, फिर भी वो अलावेबल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो फिर भी वो क्या माना जाता है? अलावेबल एक्सपेंडिचर माना जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इट इज स्टिल ट्रीटेड एज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बट अगर हाँ, ये डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अगर आउटसाइड को देते हैं तो ये 115 बैक में अलाउ नहीं होता, वो अलग बात है ना? यस, ये अलग बात है, बट यहाँ नहीं है वो क्वेश्चन। अब ये अलावेबल है। दूसरा, सो फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज द ट्रीटमेंट एज पर इनकम टैक्स। इट इज 50,000 इज अलावेबल। फिर दूसरा आप सोचो अबाउट अकाउंटेंट, व्हाट द अकाउंटेंट हैज़ डन। हमारा जो फेमस मैं जो आपको बोलती हूँ, अकाउंटेंट तुमने क्या किया, अरे बोलती हूँ ना मैं तुमको, अकाउंटेंट तुमने क्या किया, हम बोलते हैं ना। सो व्हाट अकाउंटेंट हैज़ डन, व्हाट अकाउंटेंट हैज़ डन। जो मैं आपको हिंदी में बोलती हूँ, अकाउंटेंट तुमने क्या किया, तो अकाउंटेंट बोलता है मैंने तो, लाइक इन दिस केस व्हाट हैज़ द अकाउंटेंट डन? डेबिट। तो खर्चा है तो डेबिट होना ही चाहिए कि नहीं? बताओ, खर्चा है तो डेबिट होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। तो अकाउंटेंट ने क्या किया है बेटा? अकाउंटेंट ने डेबिट किया। तो अकाउंटेंट ने डेबिट किया तो थर्ड पॉइंट इज सही किया, सही किया, सही किया। सो नो इफेक्ट, सो नो इफेक्ट, क्योंकि सही किया तो कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं, बाहर नहीं लेना उसने। सही किया तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, ऑलरेडी डेबिटेड है। करेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड वन, तो एडजस्टमेंट क्या है? इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर, देयरफॉर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बराबर है, नो इफेक्ट। एडलेस उल्टा हो जाएगा अगर मैं कुछ और बोल दूंगी, तो ऐसा आप लर्न करके मत जाना। अगर आप देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च 1 लाख, उसमें क्या बोला है? रिसर्च इज रिलेटिंग टू बिजनेस। ओके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलावेबल है। और अकाउंटेंट ने क्या किया? सही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लुक एट दिस सेकेंड इफेक्ट, 50,000 इज कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दिस हैज़ नॉट बीन डेबिटेड, ये डेबिटेड नहीं है। तो इसके बारे में देखो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप 1, इनकम टैक्स। तो व्हाट डज इनकम टैक्स से? इनकम टैक्स सेज ये जो 50,000 है इट इज़ अलावेबल एक्सपेंडिचर। 50,000 क्या है? इट इज़ अलावेबल एक्सपेंडिचर, तो ये अलावेबल एक्सपेंडिचर है। और सेकेंड क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? अकाउंटेंट तुमने क्या किया? अब अकाउंटेंट ने क्या किया? ही डिड नॉट रिकॉर्ड। अरे क्या रिकॉर्ड नहीं किया? खर्चा ही रिकॉर्ड नहीं किया। सो अकाउंटेंट को अब तू चुप बैठ, हम करेक्ट करेंगे। तो स्टेप 3 जो है मुझे लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंडिचर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो है ना, आप ऐसे एड लेस लर्न करके मत जाओ, लॉजिकली जाओ। स्टेप 1 इनकम टैक्स के हिसाब से सोचो, स्टेप 2 अकाउंटेंट ने क्या किया वो सोचो, और फिर आप डिसाइड करो। सो ये जो एडजस्टमेंट है तो 1 लाख, सो फॉर 1 लाख नो इफेक्ट,
नो इफेक्ट. एंड फॉर 50,000 लेस, आपको लेस करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपका ऐड एंड लेस डिपेंड करता है. तो साइंटिफिक रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. हमें और भी लगा, आप गो थ्रू करो, आई विल ऑल्सो गो थ्रू. पीजीबीपी में हमें कुछ लगा कि मैम और भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स, ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट कवर करनी चाहिए, तो हम करेंगे. सिलेबस बहुत वास्ट है बट फिर भी हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम. तो क्या है, कुछ चीज़ें में भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में हो जाएंगी कवर. सो कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं हमें. प्रथम सीरीज होगा कंबाइंड में आपके साथ करूँगी, या वो प्रथम सीरीज यूट्यूब पे भी होगी, तो वहाँ पे भी होगा. तो प्रैक्टिस आपको बहुत मिलने वाली है अभी भी. ठीक है. हाँ, इसके बाद डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते ऑफकोर्स, बिकॉज इट्स अ प्लांट एंड मशीनरी, इट्स अ कैपेक्स. अगर आपने ऑलरेडी साइंटिफिक रिसर्च में अलाउ कर दिया है तो क्या हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं क्या? तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेते. राइट. सो ऑब्वियसली वी डू नॉट टेक डेप्रिसिएशन ऑन दिस. करेक्ट है. बोलो, और कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. तो शुड आई कंप्लीट द रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स? वेरी फ्यू एडजस्टमेंट्स आर रिमेनिंग. यस. अश्मित राज इज सेइंग मैम डाउट इन 48(3) इन पॉइंट्स रिलेटिंग टू हॉलीडे, स्ट्राइक, रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी. ये तीनों ब्रीफ कर दो ना मैम एक बार. जिस दिन बैंक को हॉलीडे है या बैंक की स्ट्राइक है तो उस दिन अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो चलता है, इट इज़ कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन. या मैं किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रही हूँ, ग्रेचुटी दे रही हूँ, और उसका रिटायरमेंट बेनिफिट इज़ अप टू 50,000, तो फिर मुझे जिसका रिटायरमेंट बेनिफिट ही 50,000 आ रहा है यार, तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी? बहुत कम, 4-5 हज़ार महीने की सैलरी होगी उस व्यक्ति की, जिसका रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ 50,000 आ रहा है. ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे जाओ अब बैंक में अकाउंट खोलो तभी मैं अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करूँगा? तो नहीं. तो कैश पेमेंट के लिए कुछ एक्सेप्शंस है. कल्टिवेटर को पे करना, एग्रीकल्चरिस्ट को पे करना, ऐसे दिन पेमेंट करना जिस दिन बैंक पे स्ट्राइक्स है, हॉलीडे है. बट आजकल वो स्ट्राइक और हॉलीडे वाला कोई एओ मानेगा नहीं, असेसिंग ऑफिसर. क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आजकल इंटरनेट बैंकिंग है, तो चाहे बैंक का स्ट्राइक हो या अभी बुकिश और थेरोटिकल है, कोई मानेगा नहीं आज के ज़माने में. राइट. सो ये कुछ चीज़ें होती है गवर्नमेंट को पेमेंट करना, जैसे रेलवेज का पेमेंट करना, रेलवे की टिकट, जीएसटी का टैक्स पे करना, कॉरपोरेशन टैक्स पे करना. इफ़ यू आर मेकिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप 10,000 के ऊपर भी कैश में पेमेंट कर सकते हो. फार्मर को पेमेंट करना, कल्टिवेटर को करना, ट्रांसपोर्टर को किया तो 35,000 की लिमिट है. ये है. बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? हाँ. आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गेट एडिड टू माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे सफलता सीरीज़ के सारे क्या अपडेट्स आएंगे. सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि सारे रिविजन लेक्चर्स जो है मैं यहाँ पे कंडक्ट करने वाली हूँ. सो प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड. आर वी डन? चलो डन है क्या?